हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सौम्या। फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सभी अपनी बेहतर तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं 2015 का, जो कि आपका 1 फरवरी 2016 में हुआ था। यूपी टेट 2016 का पेपर है, ठीक है। और इसका आज हम सीडीपी सेक्शन मतलब कि बाल विकास के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले जो है 2016 से 22 तक बाकी सभी आपके पेपर 21-22 का जो लेटेस्ट पेपर था आपका यूपी टेट का, वो सभी के सॉल्यूशन आपको, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2, सभी के सॉल्यूशन आपको अपलोड कर हो चुके हैं चैनल पर। आप जाकर देख सकते हैं चैनल पर। यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर नाम से सीरीज़ बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ओके, इसके साथ ही आप अगर सीटेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो सीटेट का एग्ज़ाम की 21 और 22 में जो आपके ऑनलाइन पेपर हुए हैं उनके पेपर सोल्यूशन भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आज हम पेपर सॉल्व करते हैं यूपी टेट 2015 का प्राइमरी लेवल का। उसमें आज हम बाल विकास और शिक्षण विधि के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके साथ ही आपको जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे उससे रिलेटेड वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा, कोई भी डाउट आपका नहीं रह जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। बाल विकास एवं शिक्षण विधि का पहला क्वेश्चन है आपका, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। मैं आपको बता दूं, ये आपका सुपर टेट का पेपर में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। आपका सुपर टेट जो यूपी टेट का हुआ था लास्ट ईयर आपका, उसका भी ये उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जो 18-19 में पेपर हुआ था, ठीक है। वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रम सूचक मापनी, अनुपात मापनी, नामित मापनी या फिर अंतराल मापनी। आपको सही आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर आपको बताना है, ठीक है। आप खुद से भी गेस करने की कोशिश कीजिए क्योंकि आप सबने पढ़ तो रखा ही है, बस आपको अब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी, अनुपात मापनी, ठीक है। जो आपका मेजरमेंट स्केल होता है उसमें आप सभी मेजर करें, चाहे पॉइंट में वैल्यू हो, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, कोई भी वैल्यू हो, अगर आपको मेजर करना है तो आपके पास रेशियो स्केल या फिर आपको अनुपात मापनी होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 आपसे फ्राइड की थ्योरी पूछी गई है। मैंने एक एक थ्योरी आपको अलग से एक एक सिंगल वीडियो में पढ़ा रखा है, ठीक है। कोई भी डाउट आपको हो तो आप सिंगल वीडियो आपको टॉपिक में जाकर देख सकते हैं चैनल पर। स्मार्ट स्टडी विद सौम्या सर्च करेंगे तो आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है, किस में होता है आपको ये पूछना है। इदम, पराहम, अहम या फिर परिस्थितियों। इद, ईगो, सुपर ईगो, ये इन्होंने दिया था सिगमंड फ्राइड ने, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म है, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपसे टेट, सुपर टेट या फिर सी टेट कोई भी एग्जाम हो आपसे सब जगह पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो फ्राइड के अनुसार जो मूल्यों की बात आती है, आपको वैल्यूज़ की बात आती है, तो आपका सुपर ईगो, ठीक है। आपका जो सुपर ईगो होता है उसके अंदर ही आप जो है किसी भी चीज़ के नैतिक मूल्यों के बारे में सोचते हैं। जब तक आपके अंदर ईद होता है तब तक आप सिर्फ अपनी खुशी के लिए काम करते हैं, छोटा बच्चा जैसे होता है। लेकिन जब आपका ईद के बाद आपका ईगो आता है तो आप रियल वैल्यू, जो भी वास्तविकता पर, सिद्धांत पर काम करते हैं। लेकिन जब आपका सुपर ईगो आता है, ईगो के बाद सुपर ईगो आता है, तब आप सिर्फ वैल्यूज़ के लिए, अपनी नैतिकता के लिए जो है काम करते हैं। तो आपका ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है, जो आपका हायर लेवल होता है। क्वेश्चन 2 का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, सी फॉर चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, व्यवहारवादी एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक कथन दिया है, वो पूछा गया है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। इसका मतलब है कि बच्चे के व्यवहार को चेंज करने की बात हो रही है। वो कौन से वैज्ञानिक होते हैं जिन्होंने ये बोला कि मैं बच्चे के व्यवहार को चेंज करके, चाहे मैं वो डॉक्टर बना दूँ या वकील बना दूँ, मैं कुछ भी जो चाहे बना सकता हूँ। तो ये स्टेटमेंट जो है किसने कहा था? आप थोड़ा सा गेस भी कर सकते हैं। फ्रीमैन, वाटसन, न्यूमैन या होल्जिंगर व्यवहारवादी होंगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो आप जो है गेस कर लीजिए कि व्यवहारवादी इसमें से कौन है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो सिंपल सी बात है, आपका ये वाटसन साहब है, ठीक है। ये आपके व्यवहारवादी एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ये सेंटेंस दिया था। कथन से आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेट, सुपर टेट में खासकर, ठीक है। ध्यान आकर्षित होने में फिल इन द ब्लैंक्स की प्रमुख भूमिका होती है। ध्यान आकर्षित करने में क्या किसकी भूमिका होती है?
उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता या फिर उद्दीपन की प्रतिक्रिया मतलब कि सक्रियता। आप किसी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो क्या जो है इम्पोर्टेंट होगा, कौन सा स्टिमुलस आपको होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पूछा गया आपका। यहाँ पर उद्दीपन की तीव्रता, हमारा जो स्टिमुलस है जिसको हम दिखाकर किसी को ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं वो जितना तेज होगा, जितना जल्दी वो असर करेगा वही हमारा इफेक्टिव होगा, उसकी प्रमुख भूमिका होगी। और ये आपके व्यवहारवादी इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके स्किनर, पावलोव, ये सभी वैज्ञानिक इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ओके, 5वां क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। किसी भी बच्चे में इंटरेस्ट पैदा करना है तो ये कैसी कला है। शिक्षण, समदृष्टि, सहानुभूति, प्रेरणा। अब बच्चे को शिक्षा देंगे तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर रुचि प्राप्त हो, समदृष्टि भी जरूरी नहीं है रुचि प्राप्त करे, सहानुभूति से कोई रुचि प्राप्त नहीं होती है, लेकिन प्रेरणा, आप किसी को प्रेरित करेंगे सीखने के लिए तो उसके अंदर उसके बारे में रुचि पैदा होगी उसके सीखने के लिए, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन 5 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। डी फॉर डेनमार्क इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रायड के अनुसार कौन सा कथन सही, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। फ्रायड के अनुसार कौन सा कथन सही है, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सारे ऑप्शन आप यहाँ पर एक एक करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको राइट आंसर बता देती हूँ, सी वाला सही है, ठीक है। फ्रायड के अनुसार आपको बताना है। तो फ्रायड ने कहा था विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो गया फ्रायड के अनुसार। क्वेश्चन 7 है आपका। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। SOR ये थ्योरी है आपकी, ये किसने दिया है, ये आपसे पूछा गया है। वॉटसन ने दिया है, कोहलर ने दिया है, कोफका ने किया है, कोफा ने किया है, या फिर आपके गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने दिया है SOR। क्वेश्चन नंबर 7, तो ये आपके JB वॉटसन ने दिया है, ये भी आपके बिहेवियरिस्ट थे एक तरीके के, ठीक है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या कहलाती है। अवधि, रुचि, नवीनता या फिर आकार। आंतरिक दशा आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो अगर आंतरिक वाली बात आती है यहाँ पर तो अवधि, टाइम, ये कोई आंतरिक चीज़ नहीं है। नवीनता भी कोई आंतरिक, आकार कोई आंतरिक नहीं। लेकिन ये रुचि जो है आपका, इंटरेस्ट, ये आपका इंटरनल होता है। इंटरनल मतलब कि आपके अंदर से आता है इंटरेस्ट, ठीक है। कोई भी चीज़ सीखना हो तो ये आपका ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या हो जाएगी, आपकी रुचि, इंटरेस्ट, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9 देखते हैं। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है। किसी कंडीशन में आप कोई काम सीख रहे हैं, उसका यूज आप दूसरी जगह भी कर रहे हैं। जैसे आपको पता है अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सीटेट में भी CDP अच्छे से कर ले जाएंगे, या फिर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो टेट में भी टॉपिक कर ले जाएंगे। तो इसको क्या कहते हैं, सीखने की विधियाँ, सीखने में पठार, सीखने में स्थानांतरण या फिर सीखने में रुचि। आपको सही आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, दूसरी जगह जा रहे हैं तो हम सीखने में स्थानांतरण, ठीक है। एक जगह का सीखा हुआ दूसरी जगह यूज़ कर रहे हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीखने में स्थानांतरण। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ओके, क्वेश्चन 10 देखते हैं आपका क्या है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ये सेंटेंस किसने दिया था। कथन वाले आपसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी देखते जाइए आप। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है। स्मृति, प्रेरणा, सीखना या फिर चिंतन। अनुभव से आप जो है व्यवहार में परिवर्तित कर रहे हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस हो रहा है तो उसके द्वारा आपका नेचर, आपका बिहेवियर भी चेंज हो रहा है उसकी, तो आपको क्या कहलाएगा वो। तो सिंपल सी बात है, वो आप सीख रहे हैं कुछ तभी तो आपका व्यवहार चेंज हो रहा है, और ये आपके व्यवहारवादी बात करते हैं, ठीक है। लर्निंग कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आपका स्टैट्स से, आपके स्टैटिस्टिक्स से ये क्वेश्चन है आपका सांख्यिकी से। सांख्यिकी में वो कौन सा मैप होता है जो आप बनाते हैं ना, बार ग्राफ और लाइन ग्राफ। तो ग्राफ के बारे में पूछा गया है, कैसा ग्राफ होता है जिसमें आप आवृत्तियों मतलब फ्रिक्वेंसीज जो होती हैं
फ्रीक्वेंसीज़ को आप स्तंभों में, आप ऐसे कॉलम में जो है आप प्रदर्शित करते हैं, वो कौन सा ग्राफ होता है। अब मैंने हिंट भी दे दिया, आप आसानी से बता सकते हैं। तो ये आपका कॉलम ग्राफ ही कहलाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं स्तंभा आकृति। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। बुद्धि मतलब कि आपके जो IQ लेवल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे डेवलपमेंट होता है, आपकी बुद्धि का सबसे ज़्यादा विकास कौन सी एज में होता है, ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12 में। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था में। क्वेश्चन नंबर 12, तो आप जब एडोलेसेंट एज में होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, तो सबसे ज़्यादा आपका बुद्धि का विकास उसी एज में होता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो गया आपका। 13 क्वेश्चन देखते हैं, शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है बच्चे का बिहेवियर, मूल प्रवृत्ति पर, वास्तविकता पर, नैतिकता पर या फिर ध्यान पर। 13 का आपको आंसर बताना है। 13 का आपसा हो जाएगा सही आंसर मूल प्रवृत्ति। जो आपकी मूल प्रवृत्ति के बारे में किसने बताया है, मैकडूगल ने। ठीक है, मैकडूगल की मैंने थ्योरी आपको सिंगल वीडियो में पढ़ा रखी है। उन्होंने आपकी थ्योरी दी थी अभिप्रेरणा, मोटिवेशन के बारे में। तो मूल प्रवृत्ति पर आपका अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि या फिर सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत में कोहलर ने क्या प्रयोग किया था। कोहलर की थ्योरी से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जितनी लर्निंग थ्योरीज हैं ये सभी आपके टेट सुपर टेट में आप देखिए, मेरे PYQ आप पेपर देखेंगे सॉल्यूशन, तो आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन आपके लर्निंग से, या फिर कभी तो 6 से 7 क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। ठीक है, आपके 7 से 8 नंबर पक्के हो जाते हैं यहाँ पर। तो कोहलर ने कौन से जीव पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ये आपसे पूछा गया है। कुत्ते पर तो आपके किसने प्रयोग किया था, कुत्ते पर पावलोव ने किया था। बिल्ली पर आपके कैट पर आपके थॉर्नडाइक ने किया था। वन मानुस चिंपैंजी पर आपके कोहलर ने प्रयोग किया था। ठीक है, और चूहों पर किसने किया था, स्किनर ने किया था। चूहों पर प्रयोग आपके स्किनर ने किया था, लेकिन आपका कोहलर पूछा गया तो कोहलर आपके वन मानुसों पर प्रयोग किया था, जिसका क्या नाम था, सुल्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे फिल इन द ब्लैंक्स में भी उच्च होंगे। जिनकी स्किल जो है IQ उनका हाई होता है, जो आपके उच्च बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, यहाँ पे बोला गया है। तो ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर दूसरी क्वालिटी भी हो। कौन सी क्वालिटी नहीं होगी, ये आपसे पूछा गया है। सृजनशीलता, विश्लेषण करने की क्षमता, अध्ययन की क्षमता, अच्छे अंक प्राप्त करने की। तो अध्ययन की क्षमता तो होगी तभी उनका IQ तेज है, वो पढ़ने में अच्छे होंगे, नंबर भी अच्छे आएंगे उनके, वो चीज़ों को एनालिसिस भी कर लेंगे अच्छे से। लेकिन सृजनशीलता मतलब कि क्रिएटिविटी आपका IQ पर जो है डिपेंड कभी नहीं होता। ठीक है, ये इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप जो बच्चा क्रिएटिव होगा, ज़रूरी नहीं है कि वो हाई IQ जो है बहुत ज़्यादा IQ उसका तेज हो, बुद्धि लब्धि तेज हो, नहीं। जो मीडियम रेंज वाला बच्चा होता है मैक्सिमम जो है वो, उसका ही आपका जो है क्रिएटिविटी उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ओके, क्लियर। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम में लर्निंग से देखिए फिर क्वेश्चन आ गया। लर्निंग से तो भर भर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, अधिगम में फिल इन द ब्लैंक्स ने प्रभाव का नियम दिया। अब मैंने आपको भी PYQ जो पढ़ाया थे तो बताया था मैंने, जो थॉर्नडाइक ने आपके 2 लॉज दिए थे। थॉर्नडाइक ने आपके 2 लॉ दिए थे, एक प्राइमरी था, एक सेकेंडरी। प्राइमरी में भी आपके 3 दिए थे, उसमें से पूछा गया है एक आपका ये प्रभाव का नियम। तो प्रभाव का नियम ही आपकी प्राइमरी के अंदर ही आता है, जो थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी लॉ। प्रभाव का नियम हिंदी में क्या, इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट। ठीक है, तो आपके थॉर्नडाइक ने दिया था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो गया 16वें का। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन में नहीं किया जाता है। नहीं वाला क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो प्रत्याहन विधि, पहचान विधि, तार्किक विधि या फिर पुनः सीखना विधि, कौन सा विधि नहीं है आपके स्मृति के मेजरमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, इसका सही जवाब है आपका तार्किक विधि। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट हमारा आंसर है। क्वेश्चन 18 देख लेते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT, जिसका इंग्लिश में क्या नाम है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, का विकास किसने किया था। जो आपकी पर्सनैलिटी मापन के बहुत सारे परीक्षण हैं, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें से पूछा गया है TAT परीक्षण का
सिद्धांत किसने दिया था या फिर किसने इसका विकास किया था? तो किसने किया था? साइमंड ने या फिर मरे ने, होल्ट्जमैन ने या फिर आपके बैलक ने? सही आंसर आपको बताना है। टीएटी परीक्षण किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 18। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ये मॉर्गन एवं मरे ने आपके दिया था, ठीक है। टीएटी परीक्षण ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है आपके, और सुपर टेट में भी ये आपसे पूछा गया, ठीक है, और टेट में तो कई बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। टेट सुपर टेट में ज़्यादातर आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान, किस क्षेत्र में योगदान है सबसे ज़्यादा? साइकोलॉजी का, ये आपको बताना है। विषय केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा या फिर बाल केंद्रित शिक्षा? मनोविज्ञान का सबसे ज़्यादा योगदान कौन से क्षेत्र में है, कौन सी शिक्षा में है, आपको बताना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 का आपको सही जवाब देना है यहाँ पर। 19 का आपका डी हो जाएगा, ठीक। बाल केंद्रित शिक्षा, मनोविज्ञान आपका फोकस करता है, और आपका ये NAP 20 भी आपका जो नया शिक्षा जो आपका प्लान आया हुआ है, अभी कुछ आपका बाल केंद्रित शिक्षा पर ही जोर देता है। जहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगी वही एजुकेशन अच्छी मानी जाएगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया इसका। 20 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों का संबंधित नहीं है? अब आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के आपके प्रिंसिपल आपने पढ़े होंगे, वृद्धि और विकास के सिद्धांत कुछ होते हैं, उसमें से पूछा गया है कौन सा नहीं है, आपको नेगेटिव पूछा गया है। निरंतरता का सिद्धांत होता है, समन्वय का सिद्धांत होता है, वर्गीकरण का सिद्धांत होता है या फिर वैयक्तिकता का सिद्धांत होता है? तो कौन कौन से होते हैं इसमें? 3 कोई सही होगा, एक ही गलत होगा। तो 20वें का आपको बताना है कौन सा गलत है, कौन सा नहीं होता है। तो वर्गीकरण, वर्गीकरण जैसा ऐसा कोई शब्द नहीं होता। आपका अगर वृद्धि आपका विकास हो रहा है, आपका ग्रोथ हो रहा है या फिर आपका डेवलपमेंट हो रहा है, तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, ये चलता ही रहता है। इसमें कोई वर्गीकरण जैसा ऐसा कोई नहीं होता, किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन नहीं होता। तो आपका यही ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही संबंधित नहीं है, ठीक है। 20वें का ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21। कक्षा शिक्षण में आपका जो क्लास में आप पढ़ा रहे हैं, क्लास टीचिंग में, पाठ प्रस्तावना सोपान सीखना जो है किस नियम पर आधारित है? आप प्रस्तावना सीख रहे हैं तो ये किस नियम पर आधारित है, ये आपसे पूछा गया है। 21 के ऑप्शन देख लेते हैं। प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम या फिर साहचर्य का नियम? तो आपको प्रस्तावना सिखा रहे हैं क्लास में, तो ये कौन से नियम पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपको सही जवाब बताना है। तो ये आपके तत्परता का नियम, मतलब कि लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है। बच्चे कितना उसको सीखना चाहते हैं इस पर आपका निर्भर करता है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? अभी आपसे पूछा गया, फर्स्ट स्टेप आपसे पूछा गया है, संप्रत्यय निर्माण का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सामान्यीकरण, प्रत्यक्षीकरण, विभेदीकरण या फिर आपका पृथक्करण? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपका होता है प्रत्यक्षीकरण। आपको इसके सारे स्टेप आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसने दिया था, किसके द्वारा दिया गया था, ये आपसे पूछा गया है। 23 का आपको आंसर बताना है। टोलमैन ने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, बंडूरा ने दिया है या फिर कोहलर ने दिया है? किसने दिया है ये सिद्धांत? प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी आपने पढ़ा होगा। तो ये आपके बंडूरा ने, अल्बर्ट बंडूरा ने ये थ्योरी दी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो गया 23 का। 24 देखते हैं। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? ये सब जो स्टेप दिए हुए हैं ये कौन सी विधि में यूज होते हैं? ये सारे स्टेप ये आपसे पूछा गया है। निगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि, आगमन विधि या फिर बहिर्दर्शन विधि? तो नाम से ही आपने समझ लिया होगा, सबसे पहले उदाहरण दे रहे हैं बच्चे को और सबसे लास्ट में आपको रूल सिखा रहे हैं, नियम सिखा रहे हैं बच्चे को। तो सिंपल सी बात है, आगमन विधि है, ठीक है। आगमन विधि में सबसे पहले एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से रूल चलता है आपका आगमन विधि या फिर इंडक्टिव मेथड। और डिडक्टिव इसका जस्ट अपोजिट होता है। डिडक्टिव में सबसे पहले आप रूल सिखाते हैं फिर एग्जाम्पल तक पहुँचते हैं, ओके। तो यहाँ पर आगमन विधि हमारा सही आंसर है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके सीटेट में भी बहुत पूछा जाता है। 24 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। 25 देखते हैं। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक क्या हैं?
रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। अब अवधान के बारे में आपको बताना है, जो अंदर से आपके अंदर आता है। फ्रस्ट्रेशन के बारे में पूछा गया है, तो आपके आंतरिक कारण पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 25वें का सही आंसर बताना है। तो आंतरिक जो है इसी में आपको सब कुछ मिलेगा आंतरिक के बारे में। रुचि भी आंतरिक होती है, अंदर से। लक्ष्य और अभिवृत्ति, इन सब चीज़ की कमी होगी तभी आपके अंदर अवधान आएगा, मतलब कि फ्रस्ट्रेशन आएगा सीखने के लिए, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया हमारा 25 का। नेक्स्ट देखते हैं 26 क्वेश्चन। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। जो बाल मनोविज्ञान है इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, 26 का आपको बताना है सही आंसर। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा होगा, डी। गर्भावस्था से किशोरावस्था की सभी विशेषताओं का हम अध्ययन करते हैं, जो चाइल्ड आपका साइकोलॉजी होती है, ठीक है। आपकी विकास कहाँ से कहाँ माना जाता है, आपके सभी वैज्ञानिक ने आपके कितने चरण दिए हैं, आपके सभी ने आपको बताया है इन्फेंसी से लेकर एडोलेसेंस तक, ठीक है। तो आपको एडोलेसेंस तक जाना है, किशोरावस्था तक, और शुरुआत कहाँ से करना है, शैशवावस्था से। तो आपका ऑप्शन डी, गर्भावस्था से बच्चे का विकास होता है ना, तो आपका गर्भावस्था से शुरू करना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो गया। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े की अलग हो पाने के कारण कहलाती है। जो आपको पता है 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 पेयर होते हैं, मतलब कि बाकी 46 टोटल होते हैं। तो 23 में से जो 21वां गुणसूत्र होता है उसके अलग हो पाने के कारण कौन सी प्रक्रिया होती है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम या फिर विल्सन सिंड्रोम, क्या कहते हैं इस प्रोसेस को। 27 का सही जवाब बताना है। 27 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। गाइस, अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आ रही, वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिल रही है, आपको हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि सभी बच्चे प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेंगे। बच्चों की अच्छी बेहतर प्रिपरेशन हो जाएगी अगर उनको भी वीडियो के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर कोई भी आपको नोटिस हो, चाहे आपकी कोई वैकेंसी हो टीचिंग से रिलेटेड, या फिर आपके टेट सी टेट की प्रिपरेशन हो, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर हो, सभी कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलेगा जानकारी, ठीक है। तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 28 क्या पूछा गया है। कोहलबर्ग की आपकी थ्योरी पूछी गई है। कोहलबर्ग के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो है उन्होंने थ्योरी दी है। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होगी। अब मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है इन्होंने, नैतिकता का सिद्धांत दिया है कोहलबर्ग ने, आपने पढ़ा होगा बीएड फर्स्ट ईयर में। तो नैतिकता में जब बच्चा कब कौन सी स्टेज में होता है, जब वो बाह्य मतलब एक्सटर्नल की वजह से, अगर वो बच्चा डरता है कि कोई हमें सज़ा देगा तभी मैं ये काम करूँगा, ऐसी प्रवृत्ति बच्चे में कौन सी स्टेज में होती है। आपको पता है कोहलबर्ग ने आपको 3 लेवल दिए हैं और सभी में जो है आपके 2-2 स्टेजेस दिए हैं, मतलब कि 6 अवस्था दी हैं और 3 आपके लेवल दिए हैं। तो आपसे ये लेवल नहीं पूछ रहा है जो 3 दिए, आपसे ये अवस्थाओं के बारे में पूछा है कि कौन सी अवस्था में बच्चा जो है बाहरी कारकों से प्रभावित होता है। तो आपकी पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, पश्चात या फिर कोई नहीं। आपसे यहाँ से लेवल के बारे में पूछा गया है, जो आपके 3 लेवल दिए थे इन्होंने, ठीक है। स्टेजेस के बारे में नहीं पूछा गया। तो लेवल तो बहुत आसान होता है, आप कंफ्यूज भी नहीं होते हैं स्टेजेस के बारे में, तो फिर भी एक बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 28 का आपका यहाँ पर ए ही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहला ही आपको ये होता है पूर्व, मतलब प्री कन्वेंशनल। जब बच्चा छोटा होता है तभी वो जो है बाहरी कारणों से ही काम करता है, वरना वो सही काम क्यों करेगा। छोटा बच्चा डर की वजह से करता है, तो ये आपके प्री कन्वेंशनल लेवल में आ जाएगा, ठीक है। पनिशमेंट से बचने के लिए ही वो काम करता है। पूर्व पारंपरिक अवस्था के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है, ये आपसे पूछा गया है। साइंस से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन मान सकते हैं आप। 29 में हम सही आंसर देखेंगे तो आपका ये होगा, सबसे पहले आपके अंडाणु बनेंगे, शुक्राणु, फिर युग्मनज बनेगा उनसे, और फिर आपका ब्लास्टोसिस, ठीक है। आपका ये ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है और लास्ट क्वेश्चन, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और ये उभयमुखी, ये जो पर्सनैलिटी के बारे में क्लासीफाई किया है, ये किसके द्वारा किया गया है।
क्रेशनर, शेल्डन, युंग या स्प्रेंजर। ये मैंने आपको अलग से पर्सनैलिटी टॉपिक पढ़ा रखा है, तो वहाँ पे मैंने बताया था। ये आपके किसने दिया था ये वाला वर्गीकरण, तो ये आपके युंग ने दिया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इसके साथ ही हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।